हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 4th चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 4.1, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल एट 0,0 मतलब ओरिजिन पे है, हैविंग चार्ज -2 माइक्रोकूलम is given a speed of 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ओरिजिन पे हमारा पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है ओरिजिन पे Q, और उसको स्पीड दी गई है टूवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस। तो z एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहले ये x एक्सिस, ठीक है, और ये y एक्सिस है, इसको मान लेते हैं y एक्सिस। चलो अंदर ऊपर z मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं z। तो y एक्सिस कहाँ हो जाएगा, वो अपने आप ही अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस अंदर की तरफ, उसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये टेढ़ी लाइन नहीं है, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था ना, जिसमें वो y एक्सिस को अंदर दिखाया गया था, लेकिन वो बनाने के लिए ऐसे बनाते थे जैसे हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाते हैं ना, x y। z का होगा बाहर की तरफ होगा, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसे दिखा देते हैं समझने के लिए कि ये z टेढ़ा दिखा देते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये z एक्सिस है और उसमें हमें कुछ पॉइंट्स डालने हो तो वो डाल सकते हैं। ठीक, वैसे होता बाहर की तरफ है, लेकिन ये दिखाने का तरीका है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे ही हमने y एक्सिस को अंदर की तरफ ले लिया, x एक्सिस तो वैसे ही है हॉरिजॉन्टल, और z एक्सिस परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल को इतनी स्पीड दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इस तरफ नहीं है, वो 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है टूवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, मतलब इस तरफ वेलोसिटी दी गई है। ठीक, और बोल रहा है कि द रीजन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 30 I कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, I कैप का मतलब हो गया कि x एक्सिस की तरफ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोल रहा है कि एंड मैग्नेटिक फील्ड -8J। -8J का मतलब हुआ कि y एक्सिस की तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब देखो ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो लॉरेंज फोर्स वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, और पार्टिकल चल भी रहा है। तो फिर हम बोलेंगे कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोनों फील्ड मौजूद है, तो उसका मतलब दोनों फील्ड फोर्स लगाएंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, FE बोल देते हैं उसको। ठीक है, FE इक्वल टू QE, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि वेक्टर में भी दे रखा है वो। अब चार्ज कितना दे रखा है, -2 माइक्रोकूलम। -2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 I, तो 30 I हो जाएगा। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि वेक्टर में ही दे रखा है, तो हम वेक्टर में ही लिख लेते हैं। तो एक वेक्टर आ गया हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया वो इतना आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -6 × 10⁻⁵ I कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स आ गया। अब दूसरा ये कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो वो भी फोर्स लगाएगी, और उसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने क्या बोला था, FM मैग्नेटिक फोर्स, इक्वल टू, कहीं कहीं पे इसको FB भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो लिखने का तरीका है। FM लिख दिया हमने यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, Q × V × B। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। ये V × B को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q × VB साइन कितना, साइन 90, साइन थीटा, अभी लिख लेते हैं थीटा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और डायरेक्शन हम दे देंगे n कैप, लिख लेते हैं चलो n कैप।
अब ये सारी वैल्यू डाल देते हैं और थीटा कितना है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वेलोसिटी है z एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। और डायरेक्शन जो है वो अभी देखेंगे हम किसकी वजह से, वो जो a क्रॉस b जैसे निकालते हैं हम डायरेक्शन, वो वैसे दिखाएंगे, अभी निकालते हैं उसको भी। वैल्यू डाल देते हैं इसमें, एफ एम इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू है -2, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये अगर इसको ऐसे ना करें, यहां पे हम सीधा वेक्टर की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर दे रखा है ना, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा अगर हम सीधा वेक्टर रख दें। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर कितना है, पहले चार्ज की वैल्यू रख देते हैं, -2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी दे रखी है ये 5 मीटर पर सेकंड किस तरफ, प्लस z एक्सिस की तरफ, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5k, क्योंकि पॉजिटिव z डायरेक्शन में हम k से डिनोट करते हैं, k कैप से, i कैप, j कैप, k कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत वेक्टर्स की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी दी गई है पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब वो वेक्टर होगा 5k कैप। तो अब जाएगा क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है -8j, तो इसको लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं ये वाला, -8j कैप, ठीक। अब इन दोनों को निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और 8 5 जो 40 है, इंटू 40, और k क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस j, k की तरफ उंगलियां करो और j की तरफ घुमा दो, तो k क्रॉस j -i आ जाएगा, -i, k क्रॉस j -i, k की तरफ आप उंगली, मतलब k की तरफ मतलब z की तरफ उंगलियां करो और हाथ रखो ओरिजिन पे, z की तरफ फिंगर्स करो और y की तरफ घुमा दो, तो कितना आ जाएगा, -i। अब ये माइनस हो गया, तो -2, इसको लिख लेंगे -8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो और ये i कैप आ जाएगा साथ में। अब दोनों फोर्स आ गए, तो इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -14 इंटू 10⁻⁻5 i कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स, इसमें ये इसकी यूनिट न्यूटन होगी, तो न्यूटन लिख लेंगे। तो इस जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 14 इंटू 10⁻⁻5 है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो -i की तरफ है, मतलब x एक्सिस के पीछे लगे, इस तरफ लगेगा नेट फोर्स, ये इस तरफ होगा नेट फोर्स, ठीक, जो भी होगा ये वैल्यू। तो ये हमने देख लिया होगा हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों फील्ड फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे लगाती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या डायरेक्शंस निकालते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ा। और वो भी पढ़ा था कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो वो सब हमने निकाला। अब हम पढ़ेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर वो क्या होगा, फिर उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है उसके साथ, ठीक। तो पहला केस ये है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आप वेलोसिटी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहला केस हम लेंगे कि जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है कहीं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, और आप चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर फेंकते हो किसी वेलोसिटी से, कोई वेलोसिटी देते हो चार्ज पार्टिकल को, तो वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो पहला केस ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ठीक।
तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखो ये चीज है कि फोर्स तो देखो उतना ही लगेगा। लॉरेंज ने तो बोल दिया था ना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स उसने बोला था क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, फोर्स तो वही लगेगा, आप चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो फोर्स यही लगेगा, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला यही है। अब दूसरी चीज ये है कि जब मान लेते हैं कि यहां पे आ जाते हैं, अब पहला केस ये है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने मान लिया कि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्लेन के अंदर है। अब मैंने देखो आपको बताया था कि इसका मतलब होता है क्रॉस का मतलब कि कोई जो वेक्टर है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और डॉट का मतलब होगा कि वो बाहर की तरफ है। प्लेन के अंदर होगा अगर कोई वेक्टर, उसकी डायरेक्शन अगर प्लेन के अंदर होगी तो वो क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर वेक्टर प्लेन से बाहर आ रहा होगा परपेंडिकुलर तो वो डॉट से दिखाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर है ये वेक्टर लेकिन अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर है इस प्लेन के लेकिन ये बाहर की तरफ है, ठीक। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस प्लेन के और वो अंदर की तरफ है, तो उसे हमने क्रॉस से दिखाया है। अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है और वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और उसको हम एक वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक, ये वेलोसिटी दी गई है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, हमें पढ़ चुके हैं जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों के, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी जैसे होता है, ये ए क्रॉस बी जैसा ही है। ए क्रॉस बी में जो हमारा रिजल्ट आता है कि सी वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ये आता है। तो इसमें हमने देखा है जो सी वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों मतलब ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही फोर्स जो है, फोर्स भी तो एक वेक्टर है जो कि आया है किसके क्रॉस प्रोडक्ट से, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स आया, तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब किस डायरेक्शन में होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल, वो देखो फोर्स नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो देखो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो यहां से सीधा हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वी क्रॉस बी, वी की तरफ उंगलियां करो और बी की तरफ घुमा दो, तो फोर्स आएगा सीधा सीधा ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक, ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे आ गया फोर्स हमारा। अब देखिए होगा क्या, अब देखो जब भी हम ये देखते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, जब भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक, तो फिर पार्टिकल घूमता है एक सर्कल पे, एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, और आपने कुछ वेलोसिटी दी उसको, कुछ स्पीड दी, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो वो भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है, नहीं वो कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और हम ये पढ़ चुके हैं 11th में, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जब इफ फोर्स, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, द पार्टिकल moves in circular path, ठीक है। फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, ऐसी चीज है। तो अब देखो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी तभी होगा ऐसा कि सर्कुलर पाथ पे जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो किसी इर्रेगुलर पाथ पे चला जाएगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे नहीं जाएगा, किसी दूसरे ही पाथ पे जाएगा। वो पाथ तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, लेकिन हमारे कोर्स में अभी इतना ही है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और किसी पार्टिकल को हम वेलोसिटी देते हैं, परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक।
इसमें एक चीज और है, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पार्टिकल यहां पर है, अगर वो पार्टिकल थोड़ा सा आगे चला, मान लेते हैं, चलो ठीक है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, इसी का मैं छोटा सा पार्ट आपको बता रहा हूं यहां पे, कि मान लेते हैं कि यहां पे चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दी, ठीक है, फोर्स लगा उस पे परपेंडिकुलर ऐसे, तो अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, उसको मान लेते हैं कि ये dx थोड़ा सा चला, ये dx, तो जो dx है वो इस डायरेक्शन में चला, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। ये थोड़ी काइनेमेटिक्स वाली चीजें हमने 11th में पढ़ी हैं। जब भी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन W इक्वल टू ये होता है इंटीग्रेशन F डॉट dx, ठीक है, ये ऐसे। तो अब देखो फोर्स तो ऊपर की तरफ है और dx है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dx वेक्टर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया एंगल, तो जो वर्क डन होगा W वो हो जाएगा F dx cos 90, और cos 90 हमको पता है 0 होता है, तो वर्क डन हो गया 0। तो इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक। तो देयर विल बी नो वर्क डन when a charged particle moves in magnetic field। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये हमेशा होगा सही, ये हमेशा सही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल भी है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तब भी ये सही है, ठीक, क्योंकि फोर्स तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो फोर्स तो तब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, आप किसी और पाथ पे मूव करेगा, लेकिन फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। चाहे किसी भी एंगल पे आप चार्ज को फेंक दो, किसी भी एंगल किसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी कर दो, हमेशा ये सही है। पार्टिकल के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि अगर कोई भी वर्क डन नहीं है तो हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू, एक थ्योरम हमने पढ़ी है 11th क्लास में, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई, ठीक है, ऐसा है। अगर कोई भी वर्क डन नहीं होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज को तो हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि एक ही प्लेन पे मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं है, ये जीरो है, इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं इसको हम कि एक ही प्लेन में वो मूव कर रहा है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वर्क डन जीरो है। एज वर्क डन इज जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखेंगे, ये डेल्टा पीई को हम जीरो इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये मान रहे हैं कि हम एक ही प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो डेल्टा पीई तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन जो भी होगा वो डेल्टा के ई के बराबर होगा। अब वर्क डन ही जीरो है तो डेल्टा के ई भी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब मास तो उसका कांस्टेंट है ही, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल
विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद होना चाहिए ये। तो हमने ये देख लिया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो एक तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, इसमें यहां पे लिख लेते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। इफ बी इज कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बी कांस्टेंट है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और अगर बी कांस्टेंट नहीं है तो फिर किसी और पाथ पे मूव करेगा, लेकिन जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो। ठीक, तो और दूसरी चीज है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो भी कांस्टेंट रहेगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो, एंगल वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूले निकालते हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, और सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो हम ये देखेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें ये है कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, तो फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि सेंटर की तरफ ही तो लगेगा ना फोर्स। हाँ, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो भी फोर्स लगेगा इस वाले केस में, जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी इधर हो गई टेंजेंशियल, तो फोर्स अपने आप ही सेंटर की तरफ लगना चाहिए, रेडियस के अलोंग। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ फॉर्मूले निकाल लेते हैं। इससे शुरुआत करते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसको लगाते हैं हम पहले। तो फोर्स जो भी होगा हमारा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने देख ली कि सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। और तो फिर इसको हम लिख लेते हैं फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। V क्रॉस B को लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन में एन कैप लगा नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सेंटर की तरफ है। अब यहां पे थीटा कितना होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, हम तो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ये केस तो वही चल रहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा जो होगा वो 90 हो जाएगा। V और B के बीच में एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, QVB, सिंपल। ठीक, अब ये फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ। और हमें पता है जब पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होता है जो कि सेंटर की तरफ ही लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC उसको नाम दे देते हैं। ठीक, तो AC की वैल्यू कितनी होती है, AC की वैल्यू, इसको लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका कुछ रेडियस है, यहां पे ये रेडियस मान लेते हैं R, वही निकालना है अभी। तो अब हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन हमको पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 11th में पढ़ा हमने। अब क्या होगा, जो भी फोर्स लगेगा, न्यूटन क्या बोलता है, जो भी फोर्स लगता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन कौन सा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो होगा बराबर किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वाला। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन AC है, तो यहां पे रख देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QVB इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, V स्क्वायर बाय R। अब यहां से देखो एक V तो कट जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस बोल सकते हैं, यहां पे रेडियस आ गया MV अपॉन QB। ठीक है, तो ये रेडियस हमने निकाल लिया कि अगर किसी पार्टिकल को आप वेलोसिटी दोगे जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और उसका रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा MV बाय QB। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं V बाय R। V बाय R क्या होता है, देखो V बाय R क्या हो जाएगा, यहां से निकालते हैं QB बाय M।
लिख सकते हैं इसको, r को नीचे ले जाओ, qb को ऊपर ले जाओ, फिर m को नीचे ले जाओ, तो v बाय आर का रेशियो निकाल सकते हैं। और v बाय आर क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, और वो होता है v बाय आर, और v बाय आर कितना निकाल लिया हमने, qb बाय m। ठीक, तो ये एंगुलर वेलोसिटी निकाल दी कि कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, ये होगी qb बाय m। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमको याद रखने हैं। और भी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल, एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगाता है, उसका फॉर्मूला भी हमको पता है, t इक्वल टू 2 बाय ओमेगा। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े हैं। तो 2 बाय ओमेगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2πm अपॉन QB। ठीक, ये निकाल दिया हमने टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पार्टिकल की, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू लिख लेते हैं। ये कितना, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और इसको फिर उल्टा कर देते हैं तो ये QB अपॉन 2πm। ठीक, तो ये कुछ हमने फॉर्मूले निकाल दिए। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि ये जो हमने एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास पे। वेलोसिटी पे डिपेंड, वेलोसिटी या रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल है, उसका मास कितना है, उसका चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना है, या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इन्हीं चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। उसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दोगे, मान लेते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसमें आप चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं कुछ, ठीक है, तो जितनी मर्जी वेलोसिटी दे, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब उतना ही रहेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का तो कोई काम ही नहीं है, वेलोसिटी तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा ये तीनों चीज़ें। तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी या रेडियस, या ठीक है वेलोसिटी काफ़ी है। ओमेगा टी एंड न्यू, वेलोसिटी एंड रेडियस इस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसके रेशियो पे डिपेंड करता है, जो भी है। वेलोसिटी की जितनी मर्जी हो, रेडियस कुछ भी हो, चार्ज पार्टिकल इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका टाइम पीरियड या ओमेगा या फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल के मास कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है, वो किसी भी वेलोसिटी से आपने दिया हो, फेंका हो, किसी भी रेडियस पे घूम रहा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। जब वेलोसिटी, इसमें बोल रहा वेलोसिटी मेक्स सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले पार्ट में हमने देखा था, पहले केस में, कि जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो सर्कल में घूम रहा था। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी मान लिया था हमने। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हमको कांस्टेंट ही मानना है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कांस्टेंट नहीं हुई तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा, किसी और पाथ पे जाएगा, और वर्क डन वगैरह वो सब जो भी देखा था हमने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के, ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट माना गया है। ठीक, तो इसमें दूसरा केस क्या है कि जब वेलोसिटी किसी एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, कि ऐसे ये हॉरिजॉन्टली लगाई गई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे पूरे रीजन में है, ये ऐसे मत समझिए कि ये सेंटर पे है, ये हर, मतलब ऐसा समझ लो कि आप मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है। उस फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है पूरे रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, वेलोसिटी जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, मतलब आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर नहीं फेंका, मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे फेंका है, तो किसी एंगल पे आप वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा उसके साथ, अब इसमें हम वो पढ़ेंगे। तब इसमें देखो कि इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं,
इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं पहले, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक v इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा कंपोनेंट, इसको बोल देंगे v पैरेलल, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, उसको बोल देंगे v परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसको v पैरेलल बोल दिया, ठीक है, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा v cos थीटा। और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, उसको बोल दिया v परपेंडिकुलर। तो वो कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू v साइन थीटा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक कंपोनेंट इधर होगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा v साइन थीटा, तो इनको v cos थीटा को बोल दिया v पैरेलल, v साइन थीटा को बोल दिया v परपेंडिकुलर, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, जब ये इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट किए, तो अब हम दोनों कंपोनेंट की मदद से समझेंगे कि ये कैसे पाथ पे मूव करेगा, कैसे जाएगा। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये तो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी जाती है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दोनों वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वाली भी है और पैरेलल वाली भी है। तो होगा क्या कि पहले तो ये देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लगेगा। फोर्स लगेगा सिर्फ v परपेंडिकुलर की वजह से, क्योंकि v पैरेलल की वजह से मान लेते हैं कि आपके पास, आपने अगर चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका होता, x डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता, उसके ऊपर फोर्स लगता 0। कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फेंक दिया तो उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है। तो फिर वो जो आएगा q v b साइन थीटा, उसमें 0 आ जाएगा, ठीक है, तो फोर्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि v पैरेलल की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल पे, जो भी फोर्स लगेगा वो v परपेंडिकुलर की वजह से लगेगा। अब v परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स लगेगा तो v परपेंडिकुलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसको एक घुमाने के लिए, ठीक है, और जो v पैरेलल है वो उसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। जो भी फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब किस डायरेक्शन में, v परपेंडिकुलर डिसाइड करेगा वो डायरेक्शन, ठीक। तो अब हम यहां से देख सकते हैं जो v परपेंडिकुलर है, ऐसे समझेंगे कि v परपेंडिकुलर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फॉर अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि सर्कुलर पाथ जैसा कुछ आएगा। देखो यहाँ पे अगर v पैरेलल ना होता तो क्या होता, v परपेंडिकुलर घुमाता रहता उसको सर्कल पे, ठीक है, सर्कल पे घुमाता रहता। लेकिन अगर v पैरेलल भी है तो वो v परपेंडिकुलर तो अपना घुमाता रहेगा, लेकिन ये v पैरेलल क्या करेगा, उस पार्टिकल को धक्का भी मारेगा आगे की तरफ। तो ये होगा क्या, अगर मान लो सिर्फ v परपेंडिकुलर होता तो वो ऐसे घूमता रहता, ऐसे घूमता रहता एक सर्कल पे, ठीक है। लेकिन अगर v पैरेलल भी आ गया साथ में तो v परपेंडिकुलर तो घुमाएगा, लेकिन v पैरेलल उसको धीरे धीरे बाहर भी निकालेगा, मतलब एक स्प्रिंग की तरह घुमाएगा, ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह। तो v जो परपेंडिकुलर है वो तो घुमाने की कोशिश कर रहा है और v पैरेलल उसे धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझो कि एक स्प्रिंग की तरह ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जैसे स्प्रिंग होती है उसके ऊपर मान लो कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वैसे ही मूव करेगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स। ये हो जाएगा हमारा, इसको हेलिक्स बोलेंगे, हेलिकल पाथ कुछ भी बोल सकते हैं, हेलिक्स, ठीक है। स्प्रिंग वाला जो पाथ होता है उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, या फिर उसको बोल देंगे हेलिक्स, ठीक। तो हेलिक्स पे मूव करेगा। ये कैसे मूव करेगा, क्योंकि देखो अब स्प्रिंग को आप अगर मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है ये, ठीक है, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको तो ऊपर से देखोगे तो आप एक सर्कल ही तो दिखेगा ना, ऐसा। तो वो सर्कल पे कौन घुमा रहा है, वो सर्कल आया कहां से, वो सर्कल आया है v परपेंडिकुलर की वजह से। और स्प्रिंग के ये जो आगे यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो स्प्रिंग खुल रही है, पार्टिकल यहां से घूमते घूमते नीचे जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, वो जा रहा है v पैरेलल की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे v पैरेलल और v परपेंडिकुलर के अलग अलग काम है। v परपेंडिकुलर तो उसे गोल घुमाने की कोशिश करेगा और v पैरेलल उसको धक्का मारेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो v परपेंडिकुलर है वही, उसी वजह से फोर्स लगेगा। तो फोर्स के फॉर्मूले में जब फोर्स लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे q v परपेंडिकुलर b, ठीक है,
साइन 90, क्योंकि v परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 है, तो इसलिए हमने ये जो एंगल है वो लिख लिया। ये जो एंगल होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही तो होता है, लेकिन वेलोसिटी हमको वो वाली वेलोसिटी नहीं लेनी, हमको v परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। क्योंकि फोर्स जो भी लगेगा वो v परपेंडिकुलर की वजह से ही लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। v परपेंडिकुलर b साइन 90, साइन 91 है। देखो घुमा फिरा के वही आना है वो, q v परपेंडिकुलर कितना है v साइन थीटा, तो यहाँ पे v साइन थीटा इंटू b, तो आगे ना वही चीज़ q v b, तो आप बेसिक फॉर्मूला भी लिख देंगे तब भी तो फोर्स जो है वो तो उतना ही लगेगा, q v b साइन थीटा, q v b साइन थीटा, ठीक। q v b साइन थीटा है और यहाँ पे थीटा, तो आप अगर ऐसे भी सोचोगे कि जो वेलोसिटी हमने दी है किसी एंगल पे दी है, तो इसी के ऊपर फोर्स लगा देंगे कि q v b साइन थीटा, एक्चुअली फॉर्मूला वही है, वो मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि v परपेंडिकुलर ही की वजह से ही फोर्स लग रहा है, ठीक। तो फोर्स लग जाएगा q v b साइन थीटा, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये होगा वही चीज, ये तो गोल घूमने की कोशिश कर रहा है, तो इस फोर्स को हम लिखेंगे F इक्वल टू m इंटू AC, वही चीज। तो यहां पे फोर्स आ जाएगा वही मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप ये समझो कि गोल घूम रहा है, गोल घूमने पे कुछ ना कुछ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो वही होगा v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे q v b साइन 90 इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। एक v तो कट गया, r कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, यहां पे जो हमें वेलोसिटी लेनी है वो v परपेंडिकुलर ही लेनी है, ठीक। तो v परपेंडिकुलर लेनी है। अब यहां पे क्या है, क्योंकि जो AC होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन r होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो सर्कल पे घूम रहा है वो तो v परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है, तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसको काटने से पहले हमको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, v परपेंडिकुलर इसको भी हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो इसको लिख लेंगे क्यू वी बी साइन 90 इक्वल टू, यहाँ पे v परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डालेंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r। अब यहाँ पे एक v एक साइन थीटा तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, रेडियस आ जाएगा हमारा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v साइन थीटा v परपेंडिकुलर है, तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ठीक। रेडियस का फॉर्मूला ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वही निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी लिख लेते हैं सीधा। अब तो एंगुलर वेलोसिटी का पता है फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी v बाय आर, लेकिन यहाँ पे v परपेंडिकुलर बाय आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सर्कल पे घूम रहा है वो v परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है, तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर बाय आर। और वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे v परपेंडिकुलर बाय आर क्या आएगा, क्यू बी बाय एम, ठीक। और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखो ये तो उतना ही आ रहा है क्यू बी बाय एम, ये तो पहले भी उतना आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टाइम पीरियड ये थीटा पर भी डिपेंड नहीं करते, वेलोसिटी रेडियस पे तो करते ही नहीं है, थीटा पे भी डिपेंड नहीं करते। थीटा कुछ भी डाल दो आप, किसी भी एंगल पे डाल दो, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, ओमेगा उतना रहेगा। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई एम, इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। तो देखो ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ये इनके फॉर्मूले वही है जो पहले थे, क्योंकि ये किसी चीज पे, ये सिर्फ चार्ज के मास पे और चार्ज के पार्टिकल पे कितना चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इसी पे डिपेंड करता है। कोई वेलोसिटी कोई रेडियस नहीं, और किसी भी एंगल पे आप डाल दो, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इनकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले थी, ठीक। ये इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे कहीं आ नहीं रहा है,
रेडियस कहीं आ नहीं रहा, थीटा भी कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। वो मतलब कांस्टेंट मतलब ये उतना ही रहेगा, फॉर्मूले वो रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक, बस रेडियस का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी आ रही थी, इसीलिए रेडियस के फॉर्मूले में आ जाएगा सिर्फ एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, मतलब एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कुछ, इसमें और देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि वी पैरेलल क्या करेगा। देखो हम जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये जो हेलिक्स पे घूम रहा है ये किसकी वजह से घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है तो वी परपेंडिकुलर की वजह से, लेकिन आगे जा रहा है ये स्प्रिंग की तरह है ना, स्प्रिंग में गोल गोल घूम रहा है, वो किसकी वजह से घूम रहा है, वी परपेंडिकुलर की वजह से। लेकिन आगे जा रहा है किसकी वजह से जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे 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 घूम घूम के जाएगा, हेलिकल पाथ पे जाएगा, हेलिक्स पे, वो आगे किसी वजह से जा रहा है, ये वी पैरेलल की वजह से जा रहा है। ठीक है, तो वी पैरेलल जो होगा वो उसको आगे ले जाएगा। तो इसमें हम एक चीज निकाल सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ये जो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। ठीक है, पी पिच बोलते हैं इसको, ये बोल देते हैं पिच। और वो पिच कैसे निकालेंगे हम, ये देखो यहां से लेके यहां तक इसने एक चक्कर मारा है, ऐसे घूम के गया ना, वापस आ गया, वापस वहां नहीं आया, लेकिन एक गोला घूमा है, गोला एक गोल पूरा घूम गया वो। तो उसको करने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, एक पूरा गोल घूमने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने देखा टाइम पीरियड तो वो उतना ही है जितना पहले था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको इतना टाइम लगेगा, एक टाइम पीरियड के बराबर। क्यों, क्योंकि ये एक पूरा गोल घूम गया, एक चक्कर मार दिया उसने। ठीक है, वो चक्कर मार के वापस यहां नहीं आया। लेकिन आप अगर स्प्रिंग को देखोगे ना, स्प्रिंग को यहां से ऐसे हेलिकल पाथ को यहां से देखोगे तो वो ऐसे घूम घूम के जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा वापस, वो एक्चुअली पीछे है इसके, लेकिन एक चक्कर मार दिया इसने, इसको बोलेंगे एक चक्कर मार दिया। ठीक, तो एक चक्कर मारने में टाइम पीरियड तो इतना लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से लेके यहां तक जाने में उसने एक चक्कर मारा है, उस एक चक्कर में उसने टाइम लिया है इतना, एक टाइम पीरियड। ठीक, अब ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, मतलब एक चक्कर मारने में वो कितना आगे बढ़ा उसको बोलेंगे पिच। ठीक, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, एक मिनट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो पूरा ही हो जाएगा ना वो गोल घूमने वाला। पिच इज द डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हटाओ, पिच इज द डिस्प्लेसमेंट of the particle in one time period along the direction of magnetic field। मतलब पिच वो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल का वो डिस्प्लेसमेंट है जो एक टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि डिस्टेंस की बात डिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां से लेके डिस्टेंस तो पूरा हुआ ना, ये लेंथ ऑफ द पाथ, ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो कितना चला एक टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं पिच। तो वो पिच हम कैसे निकालेंगे, पिच का फॉर्मूला देखो सिंपल है, P इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, V पैरेलल, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रहा है वो, V पैरेलल, और वो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। ठीक,
v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। अब यहाँ पे v पैरेलल का फॉर्मूला देते हैं v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास वो भी देख लेते हैं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमने देख लिया, ये पिच आ गया हमारा। ठीक, तो हमने निकाल दिया। एक बस इसमें यही चेंज हो गया है कि जब वेलोसिटी हमने देखी थी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसमें पिच जैसी कोई चीज़ थी नहीं, वो गोल घूम रहा था बस। लेकिन जब वेलोसिटी किसी एंगल पे है तो यहाँ पे पिच भी आ जाएगा कुछ, क्योंकि वो आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, घूमते घूमते आगे भी जाएगा वो। तो ये हमने देख लिए दोनों केस, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या वेलोसिटी किसी एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसे कैसे हम फॉर्मूले देखेंगे, क्या होते हैं फॉर्मूले, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का और चार्ज भी दे रखा है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, उसका मास भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, उसका हमको रेडियस बताना है। अगर वो इतनी स्पीड से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू, अब वो सिंपल पहला वाला केस है ये कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे होगी उसके परपेंडिकुलर चल रहा है ये, उसके परपेंडिकुलर उसने वेलोसिटी दी है। ठीक, तो फिर ये गोल घूमेगा, ऐसे 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 गोल गोल घूमने लग जाएगा, तो फिर उसका रेडियस वगैरह बताना है बस। तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस हो जाएगा mv अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा mv/qb। अब यहाँ पे क्या कुछ नहीं, हमें वैल्यू रखनी है। मास कितना है 9 × 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है ये रही 3 × 10⁻7 अपॉन चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी दे रखी है ये रही 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 28.1 × 10⁻⁻² मीटर। ये हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके ये आ गया। अब और देखो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो हमको पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं यहाँ से, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं। ठीक है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं। क्यू कितना है 1.6 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 6 × 10⁻⁴ अपॉन 2 × 3.14 पाई की वैल्यू, और मास हो गया 9 × 10⁻31। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 × 10⁻7 हर्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज होती है। तो ये आ गया हमारी फ्रीक्वेंसी। और देखो इसने क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इसकी एनर्जी भी निकालनी है। ठीक, तो एनर्जी जो भी होगी, जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, ये चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी देखते हैं उसको, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई, और हमें पता उसका फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ठीक, तो हाफ मास रख देते हैं 9 × 10⁻⁻31 दे रखा है, इंटू वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻7, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.05 × 10⁻16 जूल।
तो ये हमारा जूल में आया है, ठीक। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसने दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, मतलब इतने जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम 1 जूल कितना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। तो अब ये 1 जूल है, इसको यहाँ पे डाल देंगे सीधा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे हम 4.05 इंटू 10⁻⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, क्योंकि 1 जूल है ना यहाँ पे जूल, तो जूल को हम ये पूरा लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.53 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने पूछा ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया खत्म, और क्विज 4.2 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।